सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऐसा टर्म है जिसको तुम पहले से ही पहचानते हो, कुछ नया नहीं है ये। तुम इसको पहचानते तो पहले से ही हो, बस अभी इसके बारे में स्पेशल स्टडी करेंगे। कैसे पहचानते हो पहले से? लेट मी गिव यू सम आइडिया। जैसे सपोज हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे। काइनेमेटिक्स की बात जब करते हैं शुरू में तो देखो, हमने काइनेमेटिक्स के अंदर इस तरीके से, या न्यूटन्स लॉ के अंदर हमने इस तरीके से कोई ट्रक होता है, उस ट्रक पे तुमने यहाँ से सपोज एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ट्रक। ये ट्रक है और इस ट्रक पे तुमने एफ फोर्स लगाया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यू आर अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन दिस मूविंग ट्रक। फोर्स ट्रक पे अप्लाई किया गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ फोर्स लगने से मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा जाएगा। अच्छा, अब वहां पे मास इनटू एक्सीलरेशन लिखने से हमारा काम बन जाता था, लेकिन व्हेन यू गो प्रिसाइज, ये फोर्स अप्लाई हुआ है पूरे ट्रक पे नहीं, ये फोर्स ट्रक के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हुआ है, और एक्सीलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का ही होगा। अब पूरी बात लिखता हूं। फोर्स किसका कहाँ लगा? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या लिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास का। इसका मतलब अभी तक हम न्यूटन्स लॉ में जितनी बार फोर्स लगा रहे थे किसी बॉडी पे, और वो फोर्स अपने आप पूरी बॉडी पे न लग के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा था, और उसके कारण सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा छोटे तरीके से आ रहा था। मैं फिर से बोलता हूँ, हम लगाते तो फोर्स ट्रक पे हैं, लेकिन सोचो हमको ट्रक के शेप से मतलब ही नहीं था। हम न्यूटन्स लॉ में ट्रक के फोटो से मतलब ही नहीं था कि ट्रक किस मॉडल का है, ट्रक का शेप कैसा है। इसका मतलब हमने पूरे के पूरे ट्रक को एक पॉइंट से रिप्लेस कर लिया था। मन ही मन, किसी ने बताया नहीं था। हमने पूरे ट्रक को एक पॉइंट से रिप्लेस कर लिया था। मास कितना? भाई पूरे ट्रक का मास m था, हमने इस पॉइंट का मास ही m मान लिया, और इसी पॉइंट का नाम लिया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब तुमको बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास कुछ नया टर्म तो है ही नहीं, हम तो इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहले न्यूटन्स लॉ में हमने जितनी बार फोर्स लगाया था, किसी भी बॉडी पे लगाया था, सही में फोर्स हो जाके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही लगता हुआ कंसीडर हुआ था, एंड दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ मास। अब आप सोचो, सेंटर ऑफ मास आपके काम को आसान करता है। आपने आपने यू हैव जस्ट रिप्लेस द इंटायर ट्रक इनटू अ पार्टिकुलर पॉइंट। कितना आसान काम हो गया। अब ट्रक के शेप से मुझे मतलब ही नहीं है, सारा का सारा फोकस एक पॉइंट पे रखेंगे और पूरी बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे फोकस करेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमारे काम को आसान करने वाला है। तो इसको कठिन कहीं से नहीं मानते, ये बहुत इजी है, ये हमारे काम को सिर्फ और सिर्फ आसान करता है। अब इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबने सुना हुआ होगा, अब कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी फेमस है काफी, तो इसमें सही बात तो ये है कि अगर आपसे कोई कहे आरसीएम, तो आप सबने सुना होगा आरसीएम का मतलब M1R1 और साथ में M2R2 प्लस M3R3 एंड सो ऑन अपॉन, आपने सुना होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आरसीएम क्या है? दिस आरसीएम इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टाइल है लिखने का, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड आरसीएम। आरसीएम नाम जरूर सुना होगा, धीरे धीरे सबकी फीलिंग आएगी क्या है। अब सोचना, आरसीएम, आरसीएम इज द पोजीशन, आरसीएम इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड पोजीशन कैन बी रिटन अराउंड 3 एक्सिस। लाइक आपको एक्सीएम लिखना होगा, और सिमिलरली आपको वाईसीएम लिखना होगा। अब एक्सीएम लिखना भी तुम जानते हो, वाईसीएम लिखना भी तुम जानते हो। एक्सीएम लिखना हो तुम कहते हो M1x1 प्लस यहाँ से कहते हो M2x2 प्लस यहाँ से कहते हो M3x3, और नीचे नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो। सिमिलरली वाईसीएम भी तुम लिखना जानते हो, ये भी तुम जानते हो M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3, और नीचे नीचे सिमिलरली M1
प्लस m2 प्लस m3, ये तुम जानते हो। अब मैं चाहता हूं तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ एक्सियम और वाईसीएम लिखा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, एक्सियम और वाईसीएम लिख दिया। मैं इसमें से किसी एक टर्म को कंसीडर करता हूं, उसके अकॉर्डिंग बात करता हूं। आप जरा समझिएगा क्या होने वाला है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो चीज अभी तक लिखी गई थी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं था, इसको आप पहचानते हैं। अब मैं काम थोड़ा सा सोचने वाला कर रहा हूं। देखिए, सोचने वाला हल्का सा काम, जस्ट थिंक। एक्सियम, एक्सियम, अगर गौर से देखो हमने ऊपर वाले सारे टर्म को कैसे कैसे लिखा है। हमने m1 x1 प्लस m2 x2 और ऐसे लिखा है। मतलब मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, हमने ऊपर में मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया है। ध्यान से सुनना, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, और बार बार किया है, मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं दूसरी बार भी, देन अगेन एंड सो ऑन। हमने ऊपर में किसको किसको मल्टीप्लाई किया, देखना, ऊपर में हमने मास को मल्टीप्लाई किया है, किससे, पोजीशन से। अच्छा ठीक है भाई, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया और ये काम बार बार किया है। ओके, पहली बात ठीक है भाई। नीचे हमने क्या किया है, नीचे वी हैव सिंपली एडेड ऑल द मासेस। नीचे हमने इसी मास को ऐड किया है। अच्छा, पहले ऊपर क्या किया था, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया था और ये काम बार बार ऐड करते गए यही काम को। अब जरा इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। अच्छा, मैथमेटिकली लिखना चाहूं, क्या लिखना है मुझे लिखना है एक्सियम। ओके ठीक है भाई, ऊपर क्या करना है, ऊपर मुझे मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज द मास इज dm एंड द पोजीशन इज x। मुझे इसको मल्टीप्लाई तो करने का काम कर दिया, और उसके बाद मुझे इसको बैक टू बैक ऐड करते जाना है। इन मैथमेटिक्स एडिशन मींस ये दिस वन, इंटीग्रेशन। सोचो सोचो, जो स्टाइल से मैंने येलो कलर वाला लिखा है वही व्हाइट कलर वाला भी है। अब तुम दिमाग लगाओ, नीचे वाला सेक्शन, यहाँ पे मास को सिर्फ ऐड किया जा रहा है, और अगर हम छोटे छोटे मास को ऐड करना लिखना चाहेंगे तो मुझे इसको इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिखना चाहिए। तो अब हम एक नई चीज सीख के आ रहे हैं। हमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज एक्सियम, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये स्टाइल है। अच्छा, तब तो एक बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम अगर चाहें तो YCM को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम YCM को भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर कैसा दिखेगा YCM, अभी बताता हूँ। YCM कैसा दिखेगा अभी बताता हूँ भाई। ये तो पहले पलट क्यों गया भैया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खुद ही पलट गए। अरे वाह, अरे वाह, छोटा करते ही पलट जाते हैं। आइए, अब आओ, मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ, तुम चेक करना। देखो भाई, YCM इक्वल्स टू, ऊपर में तो मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके देन जोड़ा जाता है। ओके, मास को ने हमारा DM, पोजीशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब की बार द पोजीशन इज Y एंड द मास इज DM। अब इस मल्टीप्लाई कर दिया, अब एडिशन करना है, एडिशन मींस इंटीग्रेशन। नीचे मास का समेशन है, ओके, मास का समेशन है, मास इज DM, नाउ इंटीग्रेशन। तो ये स्टाइल अभी लिख रहे हैं, बाद में इसका जरूरत समझाऊंगा। अभी तो काम हमारा इतने ही से चल रहा है। एक्सियम बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, YCM इज सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। बट बाद में जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा फिर आपको ये इंटीग्रेशन वाले सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर अब तुम सोचो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी कब। इंटीग्रेशन की जरूरत फिजिक्स में तभी पड़ती है जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये काम बाद की है, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे मन में लिख के इसको छोड़ दिया है। यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें ताकि हम आगे बढ़े। अभी तो शुरू नहीं किया है, अभी तो बस हेलो किया है, हेलो हेलो। यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें। हाँ, वाई 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 वाई। ठीक है, अब शुरू करता हूं सेंटर ऑफ मास।
अब शुरू करता हूं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के लिए मैं छोटी मोटी बातें, बच्चों वाली बातें बोलूंगा। मैं कहूंगा देखो भैया, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पॉइंट। ऐसा सच में कुछ नहीं होता है। दैट ट्रक इज एक्चुअली अ ट्रक, बट वी हैव जस्ट रिप्लेस द इंटायर ट्रक इनटू अ पार्टिकुलर पॉइंट। मतलब सही में ट्रक पॉइंट थोड़ी ना बन गया, मतलब ये इमेजिनरी पॉइंट है। ये इमेजिनरी पॉइंट हमारे काम को आसान करता है। ओके, दूसरी बात, ये जो है ये काम क्या करता है, ये इमेजिनरी पॉइंट करेगा क्या? ये इमेजिनरी पॉइंट से स्टडी ऑफ मोशन आसान होता है। अच्छा, किसका स्टडी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब जिसके शेप होते हैं, ट्रक का मोशन, पंखे का मोशन, सब कुछ का मोशन। कोई बैट किसी ने हवा में उठा के फेंक दिया, सपोज किसी ने क्रिकेट का बैट हाथ में लिया और उसको उछाल के फेंक दिया। अब तुम मन ही मन सोचना, जब बॉल फेंका जाता है, तो बॉल फेंका जाता है, सपोज करो किसी ने कहा कि मैं ये बॉल फेंक रहा हूं। ओके, जैसे ये बॉल फेंक रहा हूं, तुम कहोगे अच्छा ठीक है भाई, बॉल तो मुझे ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी ने कहा भाई देख, मैं बॉल नहीं, मैं तो कभी कभी होता है क्रिकेटर से बैट छूट जाते हैं, ये बैट फेंक रहा हूं। अब तुम सोचो, ये बैट जब फेंक दिया जाएगा हवा में, तो जब अब देखना, सपोज करो बैट घूम रहा हवा में, इसका ये वाला सेक्शन जब आगे जाएगा तो इसका ये वाला सेक्शन पीछे जाएगा। बड़ा मुश्किल है इसके स्टडी को पढ़ना। बैट इज ए रिजिड बॉडी। अब इसको फेंक के देखना, किसी डंडे को फेंक के देखना, उसका एक पोर्शन आगे जाएगा, एक पोर्शन पीछे जाएगा। ये डिफिकल्ट है इसकी स्टडी, इसीलिए पूरे के पूरे बैट को एक पॉइंट मान के काम कर लिया तो आसान है। अब देखो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, हमारा टारगेट क्या है? आवर टारगेट इज जस्ट रिप्लेस द इंटायर बॉडी इनटू अ पार्टिकुलर पॉइंट। बॉडी हटाओ और उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर लो। बॉडी हटाओ, उसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर लो। आपको बॉडी नहीं रखनी है, ट्रक हो, बस हो, हवाई जहाज हो, मेरे लिए सब का सब पॉइंट है। हाँ, लेकिन हटाने के कुछ रूल्स हैं। कैसे कुछ रूल्स हैं? कुछ फोटो दिखाता हूं तुमको, देख। हटाने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कोई कहेगा, अब चलो यहाँ पे बताता हूँ। कोई कहेगा भाई आपके पास कोई रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो तुम कहोगे रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अरे बीच में, ये क्या मतलब हो गया? बीच में तो सही मायने में कोई मास है ही नहीं, फिर भी सेंटर ऑफ मास बीच में कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया। मतलब सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, वहां पे बॉडी का मास सही में होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज तुम्हारे पास कोई रॉड है, रॉड है। अब रॉड की लंबाई L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पता है यहां होता है, ये भी तुम जानते हो। अच्छा, बीच में होता है। इसका मतलब अगर तुमने इसको 0,0 पे रख दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। एक्स एक्सिस इधर है तो सोचो L/2 पे होगा। वाई एक्सिस की इधर कोई बात ही नहीं होगी। हमने 0,0 में पहला x लिखते हैं और दूसरा तुम जानते हो y लिखते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई मेरे पास पूरा का पूरा रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। अब देखो क्या कहने जा रहा हूं मैं, अगर रिंग की बात थी तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में था जहां कोई रियल मास है ही नहीं। सोचो, रिंग का सेंटर, रिंग जो तुम हाथ में पहनते हो, बैंगल चूड़ी, उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है हवा में, वहां सही मायने में कोई मास है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं। अरे मटेरियल तो रिंग का यहाँ है, रिंग का मटेरियल तो यहाँ है, उस मटेरियल से में सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में है। लेकिन यही रॉड की खासियत देखो आप, रॉड में जहां मटेरियल है, मटेरियल के पास ही सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास जहां होगा वहां मटेरियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अपने को ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब कुछ चीज देख लेने का है, ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाता है, टेंशन की बात नहीं। जैसे किसी ने कहा सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, तो उसका सेंटर ऑफ मास देखना नीचे से 2r/π पे होता है। भाई याद रहेगा तो काम में आएगा। अब जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे से 4r/3π पे होता है। उसी तरीके से हेमिस्फेरिकल शेल है। अच्छा, शेल मतलब समझते हो? शेल का मतलब होता है हॉलो, शेल का मतलब होता है हॉलो, खोखला।
खोखला। तो हॉलो में सेंटर ऑफ मास नीचे से देखना तो r/2 पे होता है, लेकिन अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होता है। अब तुम्हारे मन में बात आनी चाहिए कि सब आता कैसे, भाई सबका डेरिवेशन है, लेकिन तुम सोचो हम एक एक बॉडी का डेरिवेशन करते रहेंगे तो सिर्फ डेरिवेशन होके बस ये रिजल्ट लेके आएंगे और उसके सही एप्लीकेशन पे जा नहीं पाएंगे, 8-10 दिन फालतू में वेस्ट कर लेंगे। इसीलिए हमारा टारगेट ये है कि हम अपने मन में एक बात डालें एंड दैट बात इज फाइनल कि किसी भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास आया होगा तो इसी स्टाइल से आया होगा, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बस इसी स्टाइल से आया होगा। और उसके बाद रिजल्ट है, उस रिजल्ट के डेरिवेशन से मैथमेटिक्स के अलावा कुछ सीखने को नहीं मिलता फिजिक्स का, इसलिए इसके डेरिवेशन को नहीं करते। जब मैं पढ़ता था तो टीचर इन सब का डेरिवेशन करवाते थे और डेरिवेशन करवाते थे और एक सप्ताह उसमें समय लगता था, तो उसमें कुछ भी उससे सीखने को मिलता नहीं था। अंत में कहते थे बेटा डेरिवेशन काम का नहीं है, रिजल्ट ध्यान में रखना। फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो ऐसे हर उस बकवास डेरिवेशन को हटा दिया जहां पढ़ाने के बाद ये कहा जाए कि ये काम का नहीं है। सोचो कितना बुरा लगेगा। एक तो जब पढ़ाया गया तो हमने पूरा दिमाग लगा दिया, फिर जब पढ़ा दिया जाए तो कहा बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो सोचो कैसा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको वैसा कुछ लगे, इसलिए हम इस सेक्शन को हटाते हैं। दूसरा, अब देखना सॉलिड कोन, ये याद रखना पड़ेगा। सॉलिड कोन इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन मन में सेट कर लो। आज जरूरत नहीं है, आज क्या ध्यान में रखेंगे ताकि अगली क्लास तक जब इसकी जरूरत आए तो काम आए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा। कहां होगा, धीरे धीरे सब याद हो जाता है। सॉलिड कोन है, उसको कोन मतलब आइसक्रीम लेके आए तुम, बढ़िया बढ़िया बटर स्कॉच कोन, उस कोन को ऐसे पलट दो तो नीचे से कहां से, यहां से h/4 पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन वही अगर हॉलो कोन है, सारा आइसक्रीम का क्रीम खा जाओ और उसको ऐसे ही छोड़ दो खाली, तब उसका सेंटर ऑफ मास h/3 पे आएगा। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब याद हो जाता है, कहीं से कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं। जैसे सपोज वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस अब ये तो तुम्हारा काम पहले से मैंने करके रखा है, आपको टेंशन है नहीं। देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यू हैव टू डिसाइड ओरिजिन। मैं लिख देता हूं स्टेप, आप अपनी कॉपी में भी लिखें। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड ओरिजिन। आप ये फिक्स कर लो कि ओरिजिन कहां है। ओरिजिन एक बार पता लग गया ना, फिर मजा आ जाएगा। तब उसके बाद आपके पास एक ही टारगेट होता है, यू हैव टू सिंपली राइट द कोऑर्डिनेट। यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट x, y। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे डिसाइड करके लिखना पड़ेगा कि कहां है x, y। अब ये ओरिजिन को ही, अब देखो तुम डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, यू मस्ट डिसाइड द ओरिजिन। ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। सारी दूरी इसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर होगी। ओरिजिन इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट। बस यही दो स्टेप है टू सॉल्व द क्वेश्चन। देन आफ्टर यू हैव द टू फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन। अब उसके बाद से इतने ही करने के बाद सेंटर ऑफ मास का पूरा काम हो जाएगा। अपनी कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी में स्टेप लिखो, रफ की कॉपी में। सबसे पहले डिसाइड ओरिजिन एंड सेकेंड पॉइंट डिसाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ब्रैकेट में लिखना x1 y1 टाइप, ऐसी चीजें लिखनी है अपने। एंड उसके बाद एक सेंटेंस लिखो, काम का सेंटेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी को हटाना है। लिख लो बॉडी हटाओ, मतलब बॉडी को रिप्लेस करो, किससे, सेंटर ऑफ मास से। बस बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करिए। हमें भाई पूरे बॉडी से मतलब है ही नहीं, हम तो उस पूरे बॉडी के जगह पे एक पॉइंट मानेंगे, काम हमारा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, समझो, ये आ गए हम यहाँ। अब देखो आंसर इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप मेरी बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा सबसे पहले इसमें टारगेट था कि मैं यहाँ पे ओरिजिन डिसाइड करूं। देखो ओरिजिन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, जहां 0,0 लिखा हुआ है दैट इज द ओरिजिन, नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन पहले से डिसाइड है, नहीं होता तो आपको करना होता। ये ओरिजिन है। ओरिजिन के बाद कोऑर्डिनेट लिखना है, ओके। कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब आपको डिसाइड करना है कौन कहाँ है। अब आपको ये आसान है सवाल, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं, उसको समझिए। सपोज पहला वाला मास जो 1 kg है, दिस 1 kg इज केप्ट एट ओरिजिन इटसेल्फ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होएगा, x1 y1। सेकेंड मास 2 kg,
अब ये सेकेंड मास है तो इसके लिए x को x2 और 0 को y2। सिमिलरली ये 3 kg है, सपोज इसलिए थर्ड मास, तो इसके लिए 0 को x3 और इस 3 को y3 बोलूंगा, y3 बोलूंगा। अब देखो और अच्छा क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, 1 kg है, 1 kg का नाम हमने m1 दे दिया, इस 2 kg का नाम हमने m2 दे दिया, 3 kg का नाम हमने m3 दे दिया। ये सारा काम करना जरूरी है, एक बार काम करके लिख लेंगे, फिर उसके बाद से बस आपको फॉर्मूला लिखना है। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला, यू नो XCM, अगेन यू नो द YCM। XCM मैं लिख देता हूं, ऐसे आप जीनियस है। M1 X1 3 बार लिखेंगे बिकॉज 3 मास है, M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखना पहला M1 देखो गौर से कितना है 1 kg, मैंने लिख दिया। उसके लिए X1 अरे 0 है, प्लस M2 2 kg, उसके लिए X2 2 है, समझो, प्लस M3 3 kg, उसके लिए X3 0 है। नीचे सारे मास का सम यानी कि M1 1 है, M2 2 है, M3 3 है। अब इतना लिखते ही मजा आ गया, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखिए 0 4 और 0 यानी कि 4, और नीचे आ गया 6, 4/6 यानी कि 2/3। ये 2/3 क्या है, इस 2/3 को कहा जाता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, XCM। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर मेरे पास XCM निकालना आ गया तो अगली बारी YCM की है। मैं जानता हूं आपको आता है निकालने, आप आंसर ले भी आए होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऐसा आएगा कि फिर आप त्राही त्राही करेंगे, हे प्रभु चिल्लाएंगे। इसलिए ज्यादा तेज न बने कि मुझे तो सब आता है। YCM M1 Y1 M2 Y2 प्लस M3 Y3, नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3। अब YCM मुझे चाहिए, M1 1 है, Y1 0 है, M2 2 है, Y2 0 है, M3 3 है, Y3 3 है, लिखा हुआ है आराम से, कोई टेंशन नहीं। नीचे नीचे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। अब ये सॉल्व कर दीजिए, कितना आया, ऊपर से 9 नीचे से 6, 9/6 3/2। ये 3/2 क्या है, दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई अभी तक का पंच लाइन क्या है, अभी तक का पंच लाइन यही है, द कंक्लूजन इज यू हैव टू सिंपली डिसाइड द रेफरेंस पॉइंट and write the coordinate system and replace the body with its center of mass। यही काम का स्टेप है, यही काम का स्टेप है। और उसके बाद फॉर्मूला XCM निकालने आपको आता है और उसके बाद YCM निकालने आपको आता है। ये फॉर्मूला लिखते ही बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। मैं स्पीकर ऑन कर, किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से बोल सकता है, दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। सचिन, आशिता, ओजस, पियर, नंदिनी, शिवांगी, संजना, सचिन, श्रेया, अनामिका, सुहानी, सिमो। सौ वाह, मोस्ट ऑफ द नेम स्टार्ट फ्रॉम एस, गजब। चलिए ठीक है, मतलब सब ठीक चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देता हूं जिसका आंसर आप मुझे खुद लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये है, इसमें वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉल्व किया जाए, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ओरिजिन डिसाइड करें, अब सब लोग एक जैसा ओरिजिन डिसाइड करें, इसके लिए मैंने 1 kg वाले को ही ओरिजिन पे डाल दिया। सबका आंसर एक जैसा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने
1 kg वाले को ओरिजिन पे डाल दिया. लेट्स सपोज दिस इज ऑन 0,0. दिस इज कॉल्ड 0,0. आपका पहला स्टेप होता है ओरिजिन डिसाइड करना. दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, नो प्रॉब्लम. नाउ वी हैव टू सिंपली नेम द masses. सपोज दिस 1 kg is m1, 2 kg is m2, and similarly this 3 kg is m3. No problem. Now we have to write the coordinate of each mass. 1 kg की टेंशन नहीं, 0,0 पे है. Now think about this 2 kg. 2 kg के लिए मैं लिखना चाहता हूं x2, y2. x2, y2. x2 x डिस्टेंस में ओरिजिन से कितनी दूरी है? x डिस्टेंस में ओरिजिन से कितनी दूरी है? भाई ये तो देखना, x डिस्टेंस में ओरिजिन से a दूरी पर है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी a. और y मतलब ऊपर, ऊपर तो ये 2 kg गया ही नहीं, इसीलिए y2 इसका हो गया 0. नाउ थिंक अबाउट दिस m3. यू हैव टू राइट x3, y3. नाउ थिंक x3 मतलब हमने ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? x एक्सिस. अब क्या करना देखना, अब देखना इसको ध्यान से. तुमने क्या किया, यहां से एक लाइन नीचे खींची, ये लाइन तुमने यहां से नीचे खींची, बहुत बढ़िया. तुमको ये देखना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी. क्यों? क्योंकि भाई वही तो इसका x कोऑर्डिनेट है 3 का. जरा सोचो, तो पूरा a था, तो इतनी दूरी मात्र a/2 होगी. तो x3 के लिए वैल्यू रखोगे a/2, और y3 कितना रखोगे? y3 मतलब y एक्सिस पे कितना ऊंचाई पे है? भाई y एक्सिस पे कितनी ऊंचाई पे है ये मुझे पता होना चाहिए. तो तुमको पता हो कि भाई यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी होती है ना, वो होती है √3a/2. √3a/2 ये मुझे याद होना चाहिए. क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का ऊपर से लेके नीचे तक की दूरी √3a/2 होती है, ये कहना चाहता हूं. तो दिस y3 विल बी टेकन एज √3a/2. याद होना चाहिए. क्यों? ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सारे साइड देख लो ना, सारे साइड इक्वल हैं, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ए ए ए, ये बात आपको पता लगनी चाहिए, ये बात इसको आपको पता लगनी चाहिए. तो सही है भाई, आपने सबका नाम लिख दिया बहुत अच्छे से. लगभग सबने आंसर दिया है, लगभग सबने आंसर दिया है. और सीखिए, अब आप सीखिए इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ. आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट इसमें कोऑर्डिनेट लिखना है. अब तो सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखेंगे मजा आ जाएगा. ठीक है भाई, थोड़ा साइज बढ़ा दिया. अब आ जाओ कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो मैं क्या क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे m1. अब देखना, मैं चाहता हूं कि पहले मैं यहां से निकालूं xcm. ठीक है, फिर मैं xcm की वैल्यू लिखूंगा. xcm, मेरे मन में एक ही फॉर्मूला है कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस मेरे मन में है m3 x3, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3. तुम बोलोगे कि इंटीग्रेशन वाला यूज में नहीं ले रहे हो. भाई इंटीग्रेशन की टेंशन मैं क्यों लूंगा? जब तक डाटा कांस्टेंट चल रहा है चलने दो ना. जहां दिक्कत आएगी, जहां शेप उल्टा पुल्टा भयानक सा आएगा, जहां पे मास किसी का फंक्शन आ जाए, मान लो कि वहां लैम्डा वगैरह गिवन हो, मास अपने आप में m0x² टाइप कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, वहां पे इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे. अभी तो जीवन आसान चल रहा है, और 90% क्वेश्चन में जीवन आसानी चलेगा. अच्छा, अब m1 की बात कर रहा हूं, मैं डाटा लिख रहा हूं, देखना. m1 मास कितना है? 1 kg. अच्छा, x1, अरे ये तो ओरिजिन पे है, प्लस m2, ये 2 है, इसका x2 a है, प्लस m3, ये 3 है, इसका x3 a/2 है, अपॉन सारे मास का सम, जो कि पहला मास 1 kg, दूसरा मास 2 kg, और तीसरा मास 3 kg. हाँ, इसको आपने सॉल्व किया है, तो इट कम्स टू बी 7a/12. 7a/12, no problem. Now again, if you want to find YCM, the formula is m1 y1
प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये काम जिनसे हो गया अच्छा है, नहीं हुआ उनके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट YCM इक्वल्स टू, कीप इट इन योर होमवर्क, YCM इक्वल्स टू अंडर रूट 3a/4 ये आएगा, चेक करके देखना। अंडर रूट 3a/4 इसको आपको होमवर्क में रखना है, होमवर्क में इसको रखना है। बताइए, समझे? जब तक इसने कुछ कहा नहीं तब आप समझना कि ये जो रॉड है इसमें मास इसका सेम है। तो ये रॉड दे रखा है इसके मास सेम है क्योंकि इसकी लंबाई सेम है, यूनिफॉर्म चल रहा है सब कुछ, यानी कि मैं फालतू इंटीग्रेशन की टेंशन लूंगा नहीं। एक आंसर आया है मेरे पास अनामिका का, अब वो कह रही है L/2 देखते हैं कितना आता है। सुहानी कहती हैं L/4 अनामिका फिर कहती हैं नो सर। PR नंदिनी L/4, शिवांगी आ गई L/4। ओके, नाउ लेट्स सी हो क्या रहा है। हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट इतना है कि बॉडी को आप हटाओ और उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करो। ओके, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। क्या है मामला समझिएगा, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे वाले रॉड का, नीचे हॉरिजॉन्टल जो रखा है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दिस इज द ओरिजिन, और माना इस रॉड का जो मास है वो है m। ओके, तो ये इस m मास का सेंटर ऑफ मास, ओहो एक्स एक्सिस पे तो L/2 पे गया और y तो है ही नहीं इसके पास, ये रहा, और माना इसी का नाम x1, y1 है, ये हमने मान लिया। अच्छा, तो फिर इसका भाई मास तो सेम है, m मास सेम है। अब जरा सोचना, ये रॉड इस तरीके से रखा है तो पक्का इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके लेंथ के हाफ पे होता है। पूरे रॉड की लंबाई L है, तो जरा सोचो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में तो आगे गया ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस तो भैया 0 है, लेकिन y एक्सिस में इसके पास थोड़ी ऊंचाई आ गई, और वो कितनी है, वो है L/2 पे। मतलब अच्छी बात बताऊं, ये तुमने लिख दिया इसका x2 और ये तुमने लिख दिया इसका y2, तुमने x2, y2 लिख दिया। अब तुम बोलोगे कि चलो इसको थोड़ा इसमें डिजाइन बनाते हैं, मैं क्यों पूरी बॉडी की टेंशन लूं, मैं पूरी बॉडी को हटाता हूं और उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करता हूं। पूरे बॉडी को हटा रहे हैं, क्वेश्चन बन गया है, लेकिन हम थोड़ा खेल रहे हैं इससे। पूरे बॉडी को हटाया, उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। अच्छा, माना ये बॉडी नंबर 1 के लिए, ये बॉडी नंबर 2 के लिए, भैया मास तो m ही है, इसका मास भी m है। अब देखो, अब सेंटर ऑफ मास का पॉइंट लिख रहे हैं, बताओ ईमानदारी से, इसके जगह पे यहाँ लिखना है x1, y1 और यहाँ लिखना है x2, y2। अच्छा, ये x2, y2 भाई ये तो 0, L/2 हो गया, x1, y1 ये तो L/2, 0 हो गया। अब तुम सोचो, दोनों एक है, इधर का रॉड कह लो और इधर के पॉइंट कह लो, दोनों एक ही है, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। अब तो रूल आसान है, अब जिसकी जो इच्छा निकाल सकता है। अगर आप चाहो XCM निकाल सकते हो, XCM निकालना हो रूल बिल्कुल फिक्स है, वही फॉर्मूला 1000 बार लिखना पड़ेगा, m1x1 प्लस m2x2, अब 2 ही है तो 2 बार लिखा, नीचे m1 प्लस m2, भाई m1 सोच लो मास तो सेम ही है, लो m, x1 हमने निकाला है, x1 देख लो L/2, m2 m और x2 देख लो 0 है बगल में, 0 अपॉन m प्लस m, मास का सम। ये कितना आ रहा है, देखिए 2m इधर से और L/2 वहां से, 4 हो जाएगा। ये आ गया XCM, हमारा आता है L/4। ओके, XCM आ गया। नाउ YCM, इसको डायरेक्ट लिखता हूं, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। M1 y1 m है, y1 कितना है, 0।
प्लस m2 m है, y2 l/2 है, नीचे 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 m प्लस m, ये तो पहले के जैसा आ गया, मतलब ये वैल्यू भी l/4 ही है। तो कोई कहे कि ये जो फोटो दिया गया था, इस फोटो का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये जो फोटो दिया गया है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो तुम कहोगे भाई इसका सेंटर ऑफ मास तो मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला l/4 कॉमा l/4, ये मिला इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास मिला। अब हम थोड़े समझदार हो चुके हैं तो क्यों ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ी समझदारी आ गई है तो थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। ये जो शेप आप देख रहे हैं अपने सामने, ये जो शेप आपके सामने तैयार है, ये एक्चुअली में क्या था, लैंग्वेज समझना। एक यूनिफॉर्म वायर था, उस वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया, यूनिफॉर्म वायर था और उस वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया। अब भाई जब इसको बेंड किया तो ये जो लंबाई आप ऊपर ऊपर की देख रहे हो, दिस वन इज एल, दिस वन इज एल। अच्छा, और ये जो नीचे की लंबाई तुम देख रहे हो ना इतनी बड़ी, ये जो लंबाई तुम देख रहे हो, दिस इज 2l, दिस इज 2l। अगेन ये जो लंबाई है इसके सामने की, ये वाली, ये भी 2l है, ये भी 2l है। इसका मतलब ये जो सामने की लंबाई यहाँ पे जो दिखेगी ये भी 2l ही है, ये जो आप इधर भी देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो 2l, दिस इज ऑल्सो 2l। ओके, कुछ सेक्शन के नाम दे देता हूं मैं, उस पर ध्यान देना है। ये A है, नीचे आप पहुंच जाओ ये B है, सिमिलरली यहाँ ये C है, ये D है, और ये सेक्शन हमारा E है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मैं अब आराम से बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। इसी सेक्शन के लिए यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ नहीं गिवन है, इतनी ही जानकारी है बस, एकदम से दिमाग लगा करो मन से। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, आप टेंशन मत लीजिए, आंसर एल के टर्म में ही आएगा क्योंकि एल ही गिवन है, मास इज नॉट गिवन। बस इतना हिंट है कि एक वायर था, लैंग्वेज पढ़ लो, अब लैंग्वेज पढ़ लो। देखो कह रहा है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज बेंट इन द शेप शोन इन द फिगर, assume B is at origin, B is at origin, मतलब ये जो आप B देख रहे हो ना, this B is at origin, ये 0,0 है। अब आपको बात करनी है, B origin है तब आपको बात करनी है कैसे हो। चलिए मेरे साथ साथ करें, समझे इस बात को, एक एक करके बात करता हूँ मैं, समझदारी से देखिएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ये B है, B को अपने को ओरिजिन पे रखना है, तो ये मेरा ओरिजिन रहा और यहाँ पे B है जो ओरिजिन पे है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं पहले रॉड की बात कर रहा हूँ जो AB वाला सेक्शन है जिसकी लंबाई 2l है। अब जरा सोचो, इस वाले रॉड की, इस वाले रॉड की, रॉड का नाम रख दिया जाए, ये वाला रॉड हमारा मान लो रॉड नंबर 1, चलो इस रॉड नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब जरा देखना, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हाफ पे, हाफ पे कितना दूर होगा भाई, 2l पूरा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो l होगी। सोचो ये लंबाई इसकी l होगी, तो भाई इसका जो C1, ये जो पहले वाला है, उसका सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ लिखता हूँ कि C1 मतलब पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास। भाई x कितना, भाई x में तो आगे गए ही नहीं, ओरिजिन पे खड़े हैं, तो वो हो गया 0। और y कितना, y l है, कोई दिक्कत नहीं, y l है, तो पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने लिख दिया। ओके, नाउ दूसरे वाले रॉड की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाला रॉड मतलब ये जो नीचे लेटा हुआ है रॉड, इसका 2l लेंथ वाले की नीचे। अब जरा देखना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, सोचो ये कहीं यहाँ पे होगा। अब ये इसके सेंटर ऑफ मास का नाम हम C2 रख रहे हैं, C2 रख रहे हैं। ये जो था ये C1 था। अब ईमानदारी से देखो C2 के बारे में बात कर रहा हूँ, C2 के बारे में। भाई एक्स एक्सिस में तो अब देखना 2l है तो आधे पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे तो l होगा, y तो कुछ है ही नहीं, y तो 0 होगा। सोचो, तो C2 की बात l, 0, l, 0 देखते रहिए, जहां दिक्कत होगा मैं पूछूंगा बताना, l, 0। अब आ जाओ कलर चेंज करके C3 की बात करते हैं। ये 3 नंबर यहाँ है, तो बताओ ये 2l वाला 3 नंबर है भैया। अब इसके सेंटर ऑफ मास की बात, भाई 2l पूरी लंबाई थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, द नेम विल बी C3, ओके C3। तो
ओरिजिन तो यहाँ है और ये रॉड इतना दूर है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस पे तो ये 12 दूरी पे गया है। वाई एक्सिस तो इतना ही है, कितना, एल, इसका कोऑर्डिनेट 12, एल। अब बारी आई किसकी, अब बारी आई इतने रॉड की, इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रॉड इंपॉर्टेंट है। इस वाले रॉड की लंबाई एल है, सोचना, इस वाले रॉड की लंबाई एल है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, ये कितनी दूरी पे होगा, बुद्धि लगाओ, सोचो, बुद्धि लगाओ, ये कितनी दूर पे होगा। भाई अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं और इसको मैं इसका नाम अगर दे दूं C4, ये मैंने सॉरी हाँ C4, 4 ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल 4 है, इसका नाम है C4। अब देखना भाई, अब देखना, ये जो दूरी है x वाली, इतनी दूरी तो कम से कम L/2 है ही सही। और समझना, और समझना, और समझना, और समझना, इसको ले आओ, और ये दूरी तुम जानते हो कितनी है, ये दूरी तो L है। सोचो, ये दूरी तो L है, ये दूरी तो L है, इसीलिए x एक्सिस पे ये कितना दूर है, x एक्सिस पे ये L प्लस L/2, यानी कि ये हमारा 3L/2, ऊंचाई तो पूरी इसकी 12 पर है, 12 पर है। 1 2 3 4, जो डाउट है वो बोल के बता सकते हो, स्पीकर ऑन है। 1 2 3 4 किसके कोऑर्डिनेट में डाउट है बोल के बता सकते हैं, फिर से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 किसके डाउट में प्रॉब्लम है बताइए, किसके सेंटर ऑफ मास लिखने में दिक्कत है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई लिखिए n, कोई दिक्कत नहीं है तो लिखिए n, n। बढ़िया, बड़े जीनियस हैं आप, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, बहादुर हैं आप, अच्छी बात है, कोई शर्माना मत, ऑलवेज आस्क योर डाउट, मौका मिल रहा है जरूर पूछिए, जहां दिक्कत है वहां पूछिए ही पूछिए। अब आप देखो, हमने सारे, मैंने एक बार और फोटो कॉपी कर लिया था, देखो मैं यहाँ रेडी था कि कोई कहेगा तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही बार में बात समझ में आ गई, आप बहादुर हैं, आप बहादुर हैं। अब आप देखो, फिर इसकी आवश्यकता नहीं, हटाओ। अब मेरे पास तो मजा आ गया, मेरे पास C1 C2 C3 C4 सब है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ सबको, मैं देखो यहीं पे है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ओके। अब जरा मास की चर्चा करते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, मास नहीं दिया था, मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली, मास इज नॉट गिवन, लेकिन मेरे पास दिमाग कहता है C4, सर C4 में 2 कैसे, अरे जब बोलने के लिए बोला था लड़की बोली नहीं थी, C4 में 2L कैसे, ओके, C4 में 2L कैसे, ये जो पहले तो ये ग्रीन कलर से ये लिखा हुआ है ना, यही है C4, ये C1 गलती से लिखा है, ये देखिए ये C4 है। अब C4 में ये जो लिखा है मैंने 3L/2, ये है हमारा X4, और ये जो तुमने लिखा है ये है तुम्हारा Y4। सोचो, X4 मतलब ओरिजिन से X एक्सिस पे कितनी दूरी पे, भाई रॉड यहाँ है ना, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो ओरिजिन से इतनी दूरी पर है, सोचो ये रही ओरिजिन से दूरी, ये रही ओरिजिन से दूरी। अब ये रॉड की जो इतनी लंबाई है, पूरी लंबाई 12 थी, और ये इसका सेंटर ऑफ मास था, तो इतनी लंबाई तो L है, और ये वाली बची हुई लंबाई जो है ये L/2 है, तो L प्लस L/2 3L/2, फाइन। अब 2L कैसे, मतलब 2L का मतलब बगल में लिखा हुआ है Y एक्सिस, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास Y एक्सिस पे कहाँ है, तो ओरिजिन यहाँ है। अब देखो कितना ऊंचा है, तो पूरा का पूरा 2L लेंथ ऊंचा है, इसीलिए वहां पे 2L लिखा, इसलिए वहां पे 2L लिखा। अच्छा समझ गई, धन्यवाद। अब मास इज नॉट गिवन बट यू कैन फाइंड द मास, कैसे, सोचो, सोचो, अगर मेरे पास 2L लेंथ है, एक लेंथ 2L है और एक लेंथ L है, अगर सोच के देखो, L लेंथ का मास अगर m मानूंगा तो 2L लेंथ का मास अपने आप 2m हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये अपने को पता होना चाहिए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है,
तुम्हारे मन में बात आनी चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि मास इज यूनिफॉर्म। हमें इसलिए पता चला बिकॉज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट इज क्लियरली गिवन, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए मास हमने सेम ले लिया। ओके, इसलिए एल लेंथ का मास अगर m है तो 2l लेंथ का मास हमारा 2m होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, इतना समझ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ एक्सीएम और वाईसीएम लिखूंगा तो मजा आएगा, एक्सीएम और वाईसीएम लिखूंगा तो मजा आएगा। एक्सीएम भाई 4 बार लिखना पड़ेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब देखना m1 मैच करना तुमने जो किया है उससे। m1 पहले AB वाला सेक्शन, m1 AB वाला सेक्शन, इसकी लंबाई 2l है भैया, 2m लिख दूंगा सोचो। और x1 इसका x1 तो 0 था, प्लस m2 मतलब BC वाला सेक्शन, तुम्हारे पास फोटो अगर नहीं है दिखाओ, देखो ये BC वाला सेक्शन, नीचे वाला, ये देखो इसकी लंबाई भी 2l है, तो पहली बात इसका मास भी 2m होगा। इसका सेंटर ऑफ मास हम अभी लिख के आए हैं कितनी दूरी पे, L पे। M3 अरे ये CD वाला सेक्शन है, CD वाले सेक्शन का जो ये इसकी लंबाई भी 2l है, तो इसका मास भी 2m। और इसके लिए C3 तुमको पता है कितना था, 12 प्लस M4 यही ऊपर वाला सेक्शन BE, लेकिन इसकी लंबाई तो L ही है, इसीलिए इसका मास 2m नहीं m होगा। और इसके लिए तुमने जो लिखा था C4 के लिए, जब तुमने x की वैल्यू लिखी थी x4 की, वो आया था 3l/2। ये मजा आ गया, ये तुमने बहुत सही से लिख दिया। अब सारे मास को जोड़ दो, 2m प्लस 2m, फिर से 2m और साथ में m। इसको जोड़ने के बाद कितना आता है, 2 4 to 6 7 और ऊपर से 2 आएगा 14, 2 to 4 to 6 कितना, 15 L/14 आ रहा है क्या, चेक करिए, 15 L/14 आया क्या, आया क्या। यस, अब YCM, अरे मजेदार है, YCM हमने कर लिया, इसको HW में करके चेक करेंगे, और YCM आपका आना चाहिए, कितना आएगा, 6L/7। काम मत चलाना, होमवर्क में करना है इसको YCM को, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब आओ, आपको बात समझ में आ रही है, आप आराम से चल सकते हैं। मैंने आज माइक लगाया ही नहीं है, आज बिल्कुल स्पीकर ऑन है, क्योंकि चीजें सीखने वाली हैं, तो आप आराम से अच्छे से सवाल करिए, जहां दिक्कत हो वहां पूछिए। ये देखिए, ये सवाल बहुत बढ़िया है, अब आप देखो, इसको करो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसको करिए। 5 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म, एक ही रूल है, रूल नहीं भूलना, बॉडी हटाओ और उसको उसके जगह पे सेंटर ऑफ मास लेके आओ, बॉडी हटाओ सेंटर ऑफ मास लाओ, बॉडी हटाओ सेंटर ऑफ मास लाओ, बॉडी हटाओ सेंटर ऑफ मास लाओ। एकदम जैसे नेता लोग आंदोलन करते हैं, नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, बॉडी हटाओ सेंटर ऑफ मास लाओ। सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछा है, टेंशन मत लेना, ओनली y कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड। शिवांगी कहती हैं 2b/5 एंड 4b/5। शिवांगी ने मेहनत ज्यादा कर ली, शिवांगी को धन्यवाद। शिवांगी ने x भी निकाल दिया, y ही पूछा था, लेकिन बहुत अच्छे, आपने दोनों निकाल दिया, बहुत अच्छे। आइए समझते हैं इसको बढ़िया स्टाइल में। भाई नियम एक ही है, सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करो,
सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करो। लो भाई मैंने ओरिजिन डिसाइड कर लिया, ओरिजिन डिसाइड कर लिया। इसने क्वेश्चन ने कहा था ओ ओरिजिन है, भाई मुझे भी कोई समस्या नहीं है, ओ ओरिजिन है तो क्या दिक्कत है, मान लिया मैंने भी ओ इज द ओरिजिन। 4b/5 सबका आने लगा। अब देखिए ध्यान से, ओ ओरिजिन है और बी डायमीटर है, ये नहीं भूलना। बी को इसने कहा है डायमीटर। अब बी को जब इसने डायमीटर कह दिया, इसका मतलब ये है कि सारे आंसर इसको बी के टर्म में चाहिए थे। अच्छा ठीक है भाई, अब जरा समझना, ये यहाँ पे है, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सबका नाम आराम से समझो एक एक करके। ये पहला है, ये दूसरा है, ये मेरे पास तीसरा है, ये मेरे पास चौथा है, एंड दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज फिफ्थ। वन के लिए तो टेंशन ही नहीं है भाई, वन के लिए तो टेंशन है ही नहीं, वन के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं अलग से एक फोटो बनाने की मेरी इच्छा हो रही है, मैं बोले बनाता हूँ, मेरे को अलग से एक फोटो बनाने की इच्छा है। तो एक फोटो बनाते हैं इसी के लिए, और अब आराम से लिखते हैं, आराम से लिखते हैं इस पे। भाई मेरे पास तो बहुत आराम से उपाय है। ये मैंने लिखा वन के लिए, ये मैंने लिखा वन के लिए, और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 0,0, 0,0। मास की टेंशन ही नहीं है, सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसका मास m। अब रही बात, ये मैंने लिखा वन के लिए। अब दो नंबर, अरे दो नंबर यहाँ सोचो, दो नंबर यहाँ, इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा सोचना। ये कितना होगा, ये दूरी जो इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी दोस्तों b/2। तो भाई ये भी तो b/2 होगी, ये भी तो b/2 होगी। मजे की बात ये है कि इस शेप का, क्योंकि ये प्लेट है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है, तो ये xcm की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास b। ये दो नंबर है, मास की टेंशन नहीं m। अब देखना आराम से, आराम से इसके कोऑर्डिनेट b,0। अब 3 नंबर का सेंटर ऑफ मास, बॉडी हटाओ, पॉइंट से रिप्लेस करो, ये 3 नंबर मैंने यहाँ मान लिया। 4 नंबर, अरे 4 नंबर यहाँ होगा कहीं, चलो 4 नंबर यहाँ बना देते हैं, ये 4 नंबर। अरे 5 नंबर यहाँ कहीं होगा, ये मैंने बना दिया 5 नंबर। मजे की बात ये है, मास सबका सेम है, सबका मास सेम है, सबका मास सेम है। अब सबके कोऑर्डिनेट भर देते हैं, मजा आ जाएगा। अब चलो 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर यहाँ पे है, सोचना सोचना, ये जो दूरी है, इतनी दूरी, ये कितनी होगी, ये b/2 होगी। तो ये रहा b/2 और ये भी b/2। भाई x पे तो कहीं गया ही नहीं, YCM की बात करोगे तो YCM यहाँ पे हो गया b/2 प्लस b/2 मतलब b, मतलब ये लिखा जाएगा 0,b। नो टेंशन, आ जाओ ऊपर चलते हैं। भाई ये भी b/2 और ये भी b/2, इसका मतलब b और b 2b हो गए, और x कितना 0, तो 0,2b, 0,2b। ये इस 5 वाले के लिए लिख रहा हूं। अच्छा 4 वाले का क्या होगा? भाई 4 वाले का ग्रीन पेन से देख लो, 4 वाला तो इतनी दूरी पे है। ओके, तो ये कितना b/2, ये कितना b/2, तो x तो b हो गया, x तो b हो गया। ठीक है भाई, y कितना? भाई y इतना, इतनी ऊंचाई पे है, इतनी ऊंचाई पे है, तो ये जाऊंगा तो b/2, और ये जाऊंगा तो भी b/2। मजा आ गया, ये भी b हो गया। मैंने सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए, मैंने सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए, मैंने सबका नाम दे दिया। अब काम आसान है, अब काम बिल्कुल आसान है, आप लोगों का आंसर भी आ गया है, आप लोग बहुत फास्ट हैं। अब आप समझिए, YCM लिखना चाहता हूं। YCM नियम वही है, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 प्लस M4Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M1 मास तो सबका वही है, ये तो 0 हो गया। M2 मास तो वही है, इसके लिए B हो गया। M3 मास तो वही है, इसके लिए 0 हो गया। M4 अरे M5 भी था क्या? अरे M5 भी था, जगह की कमी थी, भावनाओं को समझिए। M5 Y5 प्लस M5। तो अब देखो भैया M4 मास तो वही है, और इसके साथ आएगा B,
प्लस m5, मास तो वही है, इसके साथ आएगा 0 अपॉन सारे मास, कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। और इसको तुमने सॉल्व किया, देन यू गेट द वैल्यू एंड द वैल्यू इज 4b/5, 4b/5। ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। किस फोटो के लिए, जो फोटो तुमको यहाँ दिया हुआ है, इस फोटो के लिए, इस फोटो के लिए नियम वही है, बॉडी हटाओ, उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करो। और अगर तुमको ये आ गया तो एक क्वेश्चन मैंने तुमको सेम पैटर्न पे होमवर्क के लिए दिया हुआ है, सेम स्टाइल, सेम स्टाइल, लेकिन इसमें बात पूछने का तरीका अलग है। पहले तो इसने कहा, क्वेश्चन पढ़िए पार्ट 1, इफ देयर मासेस आर इक्वल, लेकिन पार्ट 2 में इसने चेंज कर दी बात, इसने कहा इफ देयर मास डेंसिटी आर इक्वल। एक तो मास इक्वल कह रहा है, दूसरा मास डेंसिटी कह रहा है। ये मास डेंसिटी क्या होता है भाई? मास डेंसिटी एक स्टाइल है, एक स्टाइल है मास को रिप्रेजेंट करने का। तुमने 12th क्लास में सुना होगा चार्ज डेंसिटी, या न्यूटन्स लॉ में सुना होगा तुमने लीनियर मास डेंसिटी, जहाँ पे टेंशन वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर मास डेंसिटी होता तो मास बाय लेंथ बोलते। सो सुनना, कि ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में काम आते हैं। लीनियर मास डेंसिटी अगर कोई कहे तो उसको तो हम बोलते हैं लैम्डा से। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मास डेंसिटी के बारे में 2-3 बात लिख देता हूँ। ये मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी, मास डेंसिटी कुछ नहीं है, ये एक तरीके से मास लिखने का स्टाइल है, पर यूनिट मास लिखने का स्टाइल। मास डेंसिटी क्या है? पर यूनिट मास लिखने का स्टाइल, पर यूनिट मास लिखने का स्टाइल। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको बोलते हैं लैम्डा। ये क्या होगा? मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। किसके लिए लगाओगे? मान लो किसी क्वेश्चन में रॉड दे दिया तो उसमें लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, अच्छा तो तुम सोचो एक क्या होता होगा? एक होता होगा सिग्मा, जो एरिया वाला होगा, तो इसको बोलोगे मास अपॉन एरिया। कब लगाओगे भाई? ये डिस्क दे दिया, प्लेट दे दिया, इस तरह के शेप में इसको लगाओगे। इसमें ये तो लगा देना तुम 1D फिगर में, ये लगाना 2D वाले में। अच्छा तुम सोचो एक कौन होगा? एक हो जाएगा इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला, जिसको तुम रो बोल सकते हो, रो बोल सकते हो। इसको बोलोगे तुम मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कहाँ लगाओगे? ये लगाओगे तुम कोई अगर 3D फिगर हो गया, स्फेयर वगैरह का फिगर, ऐसा गोला, स्फेयर, 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 स्फेयर मतलब कोई 3D फिगर अगर हो गया तो उसमें हम मास अपॉन वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यानी कि पर यूनिट मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। मास डेंसिटी मतलब पर यूनिट मास डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके से होगा। 1D बॉडी के लिए होगा तो लीनियर मास डेंसिटी, 2D बॉडी के लिए होगा, अच्छा इसका नाम क्या है 2D वाले का? इसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं, एरियल मास डेंसिटी। और नीचे वाला तुमको पता ही है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, बिल्कुल इसी स्टाइल में है। तो भाई ये जो क्वेश्चन था ना, इसने पहला वाला तो ठीक है कहा कि मास दोनों का इक्वल है, दूसरे में इसने दिमाग लगा लिया, दूसरे में इसने कह दिया कि भाई मास नहीं, मास डेंसिटी इक्वल है। ये बात समझने की है कि मास डेंसिटी इक्वल है, मतलब ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे हिंट दे रहा है कि आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में मास डेंसिटी के इक्वल होने का मतलब है कि यहाँ पे क्या इक्वल है? यहाँ पे इक्वल है सिग्मा, सिग्मा इक्वल है, सिग्मा इक्वल है। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मास नहीं होता, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। और दोनों की एरिया अलग अलग है, समझो। एक डिस्क है, एक डिस्क है, तो डिस्क का एरिया, डिस्क का एरिया, अरे डिस्क का एरिया मतलब सरफेस एरिया, डिस्क का एरिया ये लूंगा तो यहां तो लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। और ये कौन है? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, साइड 2a 2a है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसके साइड का स्क्वायर। तो एरिया इसमें रखोगे तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। बढ़िया सवाल है, आपको सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा। आज मेरा टारगेट है ये अंतिम सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप इसमें दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाइए। हर टीचर कराते हैं इसको, काफी फेमस सवाल है, काफी फेमस है। ऐसा कोई भी बुक नहीं होगा जिसके अंदर ये सवाल है।
मोस्ट फेमस। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ क्या है इसमें, समझिएगा क्या है सवाल, आप मेरे साथ साथ करिए। इसमें इसमें कहा है कि ये कारपेंटर है जो बच्चों के लिए टॉय बनाता है, खिलौना, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो ऊपर इसने यूज किया है उसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी है। जैसे सबसे पहले तुम नीचे देखो, ये जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे, ये सॉलिड कोन है, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस वन इज सॉलिड कोन। और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है सॉलिड स्फीयर। जैसे वो जोकर की जो कैप होते हैं, जोकर की टोपी, या बर्थडे बर्थडे में भी शायद ऐसा चला, जोकर तो ऐसी पहनते हैं ऐसी टोपी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपका डेंसिटी सबका समझिए, माना सॉलिड कोन वाले का डेंसिटी रो है और ऊपर वाले का डेंसिटी 12 रो। डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी गिवन है इस बार। आप देखो बाकी डाटा पे ध्यान दीजिए, सबका डेंसिटी गिवन है। आपको मास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। आपके पास यही सिचुएशन है, डेंसिटी का डिफरेंस गिवन है, यू हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ चीजें मेरे साथ साथ ध्यान से समझना। ये चूंकि 3D फिगर है, सब कुछ भूलो, मेरे साथ चलो बस। देखो ये 3D फिगर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो यहाँ रो की बात होगी, रो लिखा जाएगा यहाँ पे मास और नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम। ठीक है भाई, मुझे मास लिखना पड़ता है फॉर्मूले में m1 y1 m1 x2, इसमें y कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। तो अब आप देखिए वहां पे आपको मास लिखना होगा, तो मास को यू कैन राइट सिंपली रो, और रो को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, वॉल्यूम से, तो उससे आपको मास मिल जाएगा। एक लड़ाई तो ऐसी चलेगी। अब एक एक करके बात समझना। तुम्हारे पास उसने कोण दिया है, एक सॉलिड कोण, आपको सॉलिड कोण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सॉलिड कोण के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि पहले तो सॉलिड कोण का वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, क्लास 10th में इसको याद करवाता है, वॉल्यूम इतना पता होना चाहिए। अब जरा सोचो, जब वॉल्यूम इतना है तो अगर मैं सॉलिड कोन के लिए मास निकालूं तो पहले तो उसकी डेंसिटी, जो क्वेश्चन कह रहा था कि सॉलिड कोन के केस में, पहले तो सॉलिड कोन के केस में मास तो निकालूंगा, उससे पहले एक बार वॉल्यूम उसका निकालता हूं कि कितना वॉल्यूम आएगा। लेट्स चेक क्वेश्चन में आराम से। अब इसमें इन क्वेश्चन आ जाओ आराम से। इन क्वेश्चन मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए जो कोण दे रखा है इसका। तो फॉर्मूला तो है 1/3 पाई। अब बात आती है रेडियस की, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखना है। अब देखो इस सॉलिड कोण का रेडियस आर नहीं है, इस सॉलिड कोण का जो रेडियस है वो 2r है। तो आज जो फॉर्मूला आया है मेरा, उसमें r नहीं 2r रखूंगा, तो यहां पे रखूंगा मैं 2r स्क्वायर। और हाइट, हाइट देखो, हाइट इस कोण की हाइट कितनी है, हाइट ये है, ये हाइट है, ये है हाइट, और ये जो 2r है ये है रेडियस। यही मजा है इस सवाल का, हाइट के जगह पे यू हैव टू राइट 4r, हाइट के जगह पे 4r। ओहो तो मजा आ गया, ये तो वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम पता लग गया, अब मुझे, अब कोई कहेगा मास बता दो, मास बता दो, तो मास सिंपली जो डेंसिटी है वो, और डेंसिटी को इसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेंसिटी कौन की, रो है भाई, और वॉल्यूम ये रहा 1/3 पाई आर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और साथ में 4r, 4r, तो मास कितना हो गया 16r स्क्वायर पाई, नीचे आ गया 1/3। मैं अगले स्लाइड में लिखता हूं, ध्यान से इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, अगले स्लाइड पे आराम से सोचते रहना, 10 मिनट में बात समझ में आएगी, बीच में नहीं छोड़ सकते। अब देखना मास, मास देखना क्या मजेदार आया, 16/3 पाई, पाई और आर का क्यूब, 16/3 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब। बोलो 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 बोलो, दिक्कत है?
तो बोल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ओ ओरिजिन है, बिल्कुल बिल्कुल फोटो है। समझ में आया तो वाई टाइप करें, बढ़िया। अब समझो मैं क्या करता हूं, मैं इतना मोटा तगड़ा मास क्यों लूं यार। लेट इसका नाम, ध्यान से देखना, यहाँ पंच है, इसका नाम एम मान लेता हूं। ये किसका नाम एम है, 16/3, 3 पे ध्यान देना, 16/3, 16/3 पाई आर क्यू का नाम एम है। अब चलो, अब आगे चलते हैं। आगे कौन है, अब लड़ाई चलेगी सॉलिड स्फीयर की। अब लड़ाई चलेगी सॉलिड स्फीयर की, और मजा आएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे उसके मास की जानकारी होनी चाहिए। तो चलो भाई, सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे चाहिए उसका मास। मास का मतलब एक ही होता है, जो आपके पास डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी सॉलिड स्फीयर का हमने देखिए 12 रो लिया है, और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डेंसिटी टेंशन नहीं है। वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ ईमानदारी से, ये मास कितना आया, ये मास कितना आया, 3 से 4, 4 से उधर 16, ये आ गया दोस्तों 16 पाई रो आर क्यूब। ये आ गया 16 पाई रो आर क्यूब। इसको ध्यान दो, यहाँ 16 पाई रो आर क्यूब, और ये 16/3। अरे रो कहाँ भाग गया, रो कहाँ भाग गया, ये रो इधर रहा, रो इधर रहा, रो भी तो है, ये देखो रो है, रो है, रो है, रो है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, ये तो 3m लिया जा सकता है। सोचो भाई, ये 3m लिया जा सकता है, सोचो 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 सोचो। दोनों देखो, दोनों देखो, दोनों दिख रहा है यहाँ, दोनों देखो। ऊपर ये किसका मास लिया था हमने, ये मैंने मास लिया था कोन का। कोन का मास कितना आ गया, m। सॉलिड स्फीयर का मास कितना आया भैया, 3m। सॉलिड स्फीयर का मास 3m। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आइए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चर्चा यहाँ पे कोन की चल ही रही थी, सॉलिड कोन की। सॉलिड कोन की जब चर्चा चल ही रही है, तो सॉलिड कोन के बारे में एक और बात कर लेते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की जानकारी होनी चाहिए कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। मैं आपको लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आपको फोटो दिखाया था, फोटो फिर से दिखाओ तो आपको अच्छा लगेगा, याद आ जाएगी बात। ये देखिए, ये देखिए, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास नीचे से, इसके बेस से h/4 ऊंचाई पर होता है। ये देखो, फोटो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास, h/4 ऊंचा, h/4 ऊंचा, h/4 ऊंचा। बहुत अच्छा, h/4 ऊंचा, लेकिन मेरा h ही 4r है, h ही 4r है। ये मजेदार बात हो गई। एक तो मुझे पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, h/4। कहाँ से भाई, उसके बेस से, उससे बेस से। लेकिन लेकिन मेरे क्वेश्चन में जो h है वो h ही 4r है। इसके लिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास तो r पर होगा, r पर होगा, सेंटर ऑफ मास तो r पर होगा। कॉपी में लिखते रहो अब बात। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, r ऊंचाई पे, r ऊंचाई पे। ये सेंटर ऑफ मास r ऊंचाई पे आया, मजेदार बात है। और दूसरी बात अपने कॉपी में लिखिए कि इसी सॉलिड कोन का मास m आ गया, और सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर ही होता है। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर ही होता है। अब मैं इस फोटो को लेके पहुंचता हूं, अब आप मुझे लिखा देना इधर, अब तुम लिखा देना, बढ़िया। अब देखना, अब मैं तो इस फोटो को लेके यहाँ आ गया, सही है भाई, फोटो को लेके यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 अरे, आराम से आओ। देखो, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तरीके से मुझे बताना, तरीके से मुझे बताना, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, सॉलिड कोन के लिए
ये इसका ओरिजिन मानो। पहले सॉलिड कोन के लिए बात करता हूँ, ये रहा सॉलिड कोन। सॉलिड कोन मास इसका m1 में मानता हूँ, ये है मेरा सॉलिड कोन। अब आप बताइए, इसका मास हो जाएगा m और इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, तो 0,r पे। अब आप देखना अगला, ये मैं बना रहा हूँ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर भाई, इसका मास आ गया मेरे पास 3m, जो कि m2 हमने माना है। और इसका जो कोऑर्डिनेट लिखूंगा, इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, 0, अब पकड़ लो आराम से, यहाँ देखो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अब ये इतना जो था वो 2r था भाई, इतना था 2r, मुझे तो यहीं तक जाना है, नीचे से उतना ही तो जाना है, तो इतना ही जाना है, तो ये तो 4r यहाँ और ऊपर वाला r, यानी कि नीचे का 4r ऊपर का r मतलब 5r, तो 0,5r। अब बस यही करते ही मेरा आंसर आ गया, इतना करते ही मेरा आंसर आ गया। अब तुम जीनियस हो, अब तुम समझ गए कि क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है। अब मैं डाटा लिख देता हूँ। अब मुझे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो YCM, अरे 2 बार लिखूंगा, m1 y1 प्लस यहाँ से लिखूंगा m2 y2, फिर यहाँ से लिखूंगा m1 प्लस m2, मजा आ जाएगा। m1 अरे मेरा सॉलिड कोन जिसका मास कितना है m, और इसका y1 r है, प्लस m2 सॉलिड स्फीयर जो है 3m का, और इसका y2 5r है, नीचे का मास भाई m प्लस 3m, बता दीजिए कितना आया, ये आया 4r, सही बोले, ये आया 4r, बोलो। अरे कठिन था क्या, कठिन तो कुछ नहीं होता है, इंजॉयस। समझ में आया तो एस टाइप कीजिए, जिसको पूछना है बेझिझक पूछिए, नो टेंशन, आस्क मी इफ यू वांट। हेलो। एक मिनट भाई। हाँ बोलो, कौन बोल रहे? सुहानी सर। सर मुझे पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था। पिछले से पिछले, ठीक है। अभी इसकी बात करें, और जिसको पूछना है वो रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ, अब पूछो सुहानी, पूछो। और सर वो वाला क्वेश्चन है ना, स्क्वायर वाला, जिसका लेंथ L था 2L वगैरह, वो तो होमवर्क में दिया है, ये ना? नहीं इससे पहले वाला, इससे पहले स्क्वायर, हाँ अच्छा ये ये वाला, हाँ, ये स्क्वायर नहीं है। हाँ मतलब ये क्या है, एक रॉड था, उस रॉड को हमने ऐसा फोल्ड कर दिया। बोलिए सर। इसमें मुझे मास नहीं समझा था, मतलब आपने मास कैसे लिया? मास किस लिए बताता हूँ, ये लैंग्वेज पढ़ो। इसने कहा कि एक वायर है आपके पास, और उस वायर को आपने कर दिया है बेंट, कह रहा है ना ये कि एक यूनिफॉर्म वायर है, उस वायर को आपने बेंट किया है। अब मान लो इसी वायर को इसने क्या किया, बेंट किया। इसी वायर को बेंट करके फिर इसने शेप डिजाइन किया है। इसका कह रहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, जहां भी जाओ सेम थिकनेस, जहां भी जाओ सेम थिकनेस, जहां भी जाओ सेम थिकनेस। इस तरीके के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई वायर है, तुमने इसको हाथ से पकड़ के बढ़िया डिजाइन तैयार करी, और वो डिजाइन ये है। तो जब अगर ये यूनिफॉर्म वायर है, अब जरा सोच के देखो, इसके मैं जितने टुकड़े करूंगा, अब उसकी जैसी साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका मास होगा। अगर मान लो इस टुकड़े का मास m है, मैंने इससे ज्यादा बड़ा टुकड़ा लिया तो उसका मास 2m होगा, अगर दुगुना टुकड़ा लिया बड़ा तो। यानी कि लंबाई और मास प्रोपोर्शनल है, मैं जितनी बड़ी लंबाई लूंगा उतना बड़ा ही मास मिलेगा।
बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक पेंसिल का वजन तुमको जो पता है उसकी लंबाई, और उससे दुगनी लंबाई की पेंसिल लोगी तो मास तो दोगुना ही होगा ना, हाँ सर, समझ गया, इसलिए इसने ऐसा कहा है। समझ गया सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। सर हाँ जी। सर जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन था, एक बार आप जब आपने उसका मास कैलकुलेट किया था उस स्लाइड पे जा सकते हैं? मैथ्स मास, ये मास, हाँ लास्ट में ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ ओके सर। कौन का, ओके स्फेयर का मास? स्फेयर इज हियर। ओके ओके सर, हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ, जी, इसका भी PDF भेजूंगा तो आप वहाँ पे हाँ मैच जी। भी कर सकते हैं। ओके ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को पूछना है? ओजस भैया कुछ पूछना है? अनामिका कुछ पूछेंगी? ठीक है, ठीक है, फिर अभी इतना ही। आप इसको अच्छे से तैयार करिए और उसके बाद अभी हैंड आउट भेजता हूँ।